गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम शुरुआत करते हैं हमारे राजस्थान के इतिहास की कड़ी में। कहाँ कहाँ का इतिहास पढ़ना है इसको जानेंगे। इससे पहले पता होगा आपको, हमने राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा था। उसमें गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी का जो मत था कि राजपूत भारतीय हैं और उनका संबंध उन्होंने किससे स्थापित किया था? वैदिक आर्यों से स्थापित किया था। यानी भारत जो राजपूत हैं वो क्या है दोस्तों? वैदिक आर्य हैं। हालांकि अलग अलग ने वहां पर अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग मत दिए थे आपके, जैसा कि सीवी वैद्य ने कहा वो भी विशुद्ध भारतीय हैं। भंडाकर जी ने कहा था कि यह विदेशी हैं और उनका संबंध गुर्जर से स्थापित किया था। और उनकी व्याख्या की थी कि हमारे जो भी हैं, जैसे बिजोलिया शिलालेख का उन्होंने एग्जाम्पल दिया था, उसमें क्या है कि जो गुहिल हैं उनको क्या गया है? ब्राह्मण बताया गया है। उसी प्रकार से उन्होंने और भी चर्चा की थी। कर्नल टॉल ने कहा था कि ये विदेशी हैं। इसी प्रकार से हमने जितने भी मत थे उनके मत थे, सारे मतों की चर्चा की थी। और उसके बाद हमने चर्चा की थी कि इसमें जीएच ओझा जी का मत है वो सर्वमान्य मत है। उसके बाद दोस्तों हम आगे आज बढ़ेंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे, सबसे पहले चर्चा करेंगे हम मेवाड़ रियासत की। तो हम राजस्थान में सबसे पहले हम इतिहास का अध्ययन कैसे करें? तो दोस्तों जैसा कि मेरा विचार है, अगर आप इस प्रकार से अध्ययन करते हैं कि सबसे पहले क्या जानो आप कि मैप ड्रॉ करो किसी क्षेत्र का, और वर्तमान में उसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं उसको आप देखो। जैसे कि हम देखते हैं कि मेवाड़ के अंतर्गत यहाँ पर मैंने क्षेत्र इंकित किया हुआ है। मेवाड़ रियासत में उस समय में कौन कौन से क्षेत्र आते थे जो कि वर्तमान में उनका नाम है, जैसे उदयपुर क्षेत्र है, राजसमंद जिला है, भीलवाड़ा जिला है, चित्तौड़गढ़ जिला है, और जो मालवा क्षेत्र है, यहाँ पर जो मालवा क्षेत्र है उसकी जैसे नीमच और शिवपुरी तहसीलें, ये वर्तमान में कहाँ पर है दोस्तों? वर्तमान में ये है मध्य प्रदेश के अंतर्गत। अभी जब आगे 1857 की क्रांति पढ़ेंगे तब भी आप नीमच के अंतर्गत एक हमारी रेजिमेंट थी उसके बारे में जानेंगे। लेकिन यहाँ क्या है दोस्तों कि यहाँ का क्षेत्र आपको जानना है कि थोड़ा क्षेत्र मध्य प्रदेश की ओर निकला हुआ था और कुछ क्षेत्र हमारा गुजरात की ओर निकला हुआ था। इसी प्रकार से आप क्या देखेंगे दोस्तों कि जो भी क्षेत्र है, आप किसी का भी अध्ययन कर रहे हैं तो उसके अध्ययन में सबसे पहले उसके क्षेत्र को जानो। जिससे क्या है कि आपका क्षेत्र जानने से क्या है कि आपका मेंटल मैप क्रिएट होगा। उस मेंटल मैप से अगर किसी की चर्चा करेंगे तो आपका माइंड सीधा सीधा वहां पहुंच जाया करेगा। तो उसके बाद हम जैसे अभी मैंने यहाँ पर इंगित किया हुआ है, जैसे क्षेत्र के आधार पे मेवाड़ है जो, लेकिन हम अध्ययन किसका करेंगे? जो मुख्य रियासत है, जैसे मेवाड़ है, मारवाड़ रियासत है। जब हम मारवाड़ की चर्चा करेंगे कि राठौड़ में इसमें कौन कौन सा क्षेत्र था वो जानेंगे। आपके फिर है आपके बीकानेर रियासत है, बीकानेर में राठौड़ वंश है। इसके बाद जालौर के चौहान है, सिरोही के चौहान है, सपादलच के चौहान है, जिसमें अजमेर क्षेत्र है, अजमेर के चौहान है, उसको जानेंगे। ढूढ़ाट के कछवा है जिसमें जयपुर अलवर दौसा क्षेत्र वर्तमान में आता है। रणथंभौर के चौहान है। इस प्रकार से चौहान शाखा, मेवाड़, मारवाड़, इन सभी का अध्ययन करेंगे। इन सबसे पहले हम किसका अध्ययन शुरू करते हैं दोस्तों? मेवाड़ रियासत का। जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले ये बहुत सबसे प्राचीन रियासत है और इसी में जब हमने पढ़ी थी सिबी, मेरपाट, प्रागवाट, इनके बारे में जाना था। यहाँ पर यह आहड़ सभ्यता के बारे में जाना था। तो ये क्षेत्र भी कहाँ पर थे? आपके मेवाड़ रियासत के अंतर्गत ही आते थे। लेकिन हमारा यहाँ मुख्य फोकस क्या है? जो भी हमारे राजा हुए, राजाओं के द्वारा जो भी एक्टिविटी हुई उनको जानना। तो सबसे पहले हमने इस क्षेत्र में जाना कि राजस्थान के क्षेत्र में या मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत हमारा कौन कौन सा वर्तमान का क्षेत्र आता है। अभी हम शुरुआत करते हैं। तो हमारे यहाँ के सबसे पहले जो राजा थे वो थे गुहिल, जिन्होंने गुहिल वंश की स्थापना की थी। वो उन्हें गुहिल भी कहते हैं, गुहिलादित्य भी कहते हैं। इनका कई शिलालेखों में यहाँ वर्णन मिलता है। ये इसको बताते हैं 566 ईस्वी में दोस्तों। अभी मैं यहीं पे एक चीज और बताना चाहूंगा कि इसके कंटेम्पररी अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आपने अभी नहीं पढ़ा है तो भारत का जो भी है ना, एटलीस्ट कालक्रम लिख लीजिए। कालक्रम जैसे कि इस समय में 566 ईस्वी में भारत में क्या घटित हो रहा था। यानी भारत में इस समय में क्या थी? जैसे गुप्त काल था, यानी गुप्त काल खत्म होगी, उसमें से उसके बाद क्या था? गुप्तोत्तर काल में हम किस ओर बढ़ रहे थे दोस्तों? वर्धन काल की ओर, यानी हर्षवर्धन के काल की ओर बढ़ रहे थे।
तो यहाँ पर हमें जैसे जानना होगा कि आप दो इंडेक्स बनाइए, एक इंडेक्स में लिखिए कि राजस्थान के इतिहास में कौन कौन से वो हैं क्षेत्र, जैसे राजस्थान का क्षेत्र है उसके साथ ही आप क्या करेंगे कालक्रम लिखेंगे, उसके साथ ही कंटेम्प्रेरी भारत का लिखेंगे। जैसे भारत के बारे में जानेंगे आप तो सबसे पहले जैसे गुप्तोत्तर काल में सबसे पहले क्या देखेंगे दोस्तों, सब सातवाहन देखेंगे, हर्षवर्धन के काल को देखेंगे, इसके बाद और भी जैसे काल है उसको इंकित कर लेंगे। लेकिन अगर आप क्या करते हैं गुप्तोत्तर काल को 500 से, जैसे आप यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा, जैसे आप भारत का है जैसे भारत, तो सबसे पहले इंडेक्स कैसे बनाएंगे, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन का कालक्रम लिख लिया आपने। उसके बाद लिखेंगे वैदिक काल, वैदिक काल के बाद लिखेंगे मौर्य काल, मौर्य काल के बाद लिखेंगे मौर्योत्तर काल, लिख देंगे मौर्य एवं मौर्योत्तर। उसके बाद चलेंगे दोस्तों गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल। फिर हम लिखेंगे मध्यकाल, इसको हम दो में बांट देंगे, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। फिर मध्यकाल को जैसे आगे हम सल्तनत काल पढ़ेंगे, सल्तनत काल और मुगल काल में भी विभाजित कर देंगे दोस्तों। इस प्रकार से हमें इनका कालक्रम लिखना है। कालक्रम में जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन लिखेंगे 1750 से 2350 या 2750 ईस्वी पूर्व लिखा। वैदिक काल का लिखा आपने 1600 से 500 ईस्वी पूर्व, यानी ऋग्वैदिक उत्तर वैदिक काल में बांटा। फिर मौर्य काल लिखा आपने, उसी प्रकार गुप्त काल और ये आगे चले। अगर इससे आप ऐसे अध्ययन करेंगे तो दोस्तों इससे क्या है कि कंटेम्प्रेरी आपको सारी चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक इजीली से हो जाएंगी। अगर आपने मान लो वो नहीं पढ़ा है अभी भारत का और आप सबसे पहले जैसे राजस्थान का अध्ययन कर रहे हैं, तो उसकी केवल इसकी इंडेक्स बना के इसके कालक्रम को लिख सकते हैं, उनके बारे में डिटेल में जानने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आप कभी आगे, जैसे हम आगे चर्चा करेंगे, आगे आप इनके बारे में हम डेप्थ में आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हमारा मुख्य फोकस क्या है राजस्थान। तो हमने सबसे पहले हमने क्या जाना था, गुहिल वंश को जाना था। मैं हालांकि साथ ही साथ उसमें इंडिकेट करता चलूंगा। तो यहाँ पे क्या था, ये 566 ईस्वी कई शिलालेखों में मिला है कि यहाँ पर किसी गुहिल नाम के राजा ने, गुहिल या गुहिलादत्त भी बोल सकते हैं, उन्होंने 566 ईस्वी के आसपास गुहिल वंश की मेवाड़ रियासत के अंतर्गत स्थापना की थी। इनके बारे में और ज्यादा कहीं अभी इतिहास में इतना लिखा हुआ नहीं है दोस्तों। अब आगे हम चर्चा करते हैं आगे, तो कालभोज के बारे में जानते हैं। कालभोज जिन्हें की बप्पा रावल की उपाधि प्रदान की गई थी दोस्तों। अब कई शिलालेख या कई इतिहासकार जो बप्पा रावल है या बप्पा है उन्हें उनका नाम भी बताते हैं, और कुछ इतिहासकार इन्हें क्या कहते हैं, बप्पा, इनकी उपाधि बताते हैं दोस्तों। तो ये अभी ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन आपको क्या याद करना है कि कालभोज और बप्पा रावल ये थे, ये आपके 734 ईस्वी के आसपास थे। इन्होंने क्या किया था, हालांकि वास्तविक रूप से अगर मेवाड़ रियासत की बात करते हैं हम, तो इन्हें वास्तविक रूप से संस्थापक माना जाता है। इनकी एक कहानी जुड़ी हुई है दोस्तों। ये क्या करते थे, ये हरित मुनि की गायों को चराते थे। तो हरित मुनि ने इनको ये आशीर्वाद दिया कि आप एक दिन राजा बनोगे। उसी आशीर्वाद से आगे चल के इन्होंने 734 ईस्वी के आसपास इन्होंने क्या किया कि मान मौर्य, चित्तौड़ का राजा, चित्तौड़ पे मौर्य शासक बताते हैं जैसे मान, वो क्या करते थे, शासन करते थे। तो कालभोज ने उनको हरा के चित्तौड़ पे अपना अधिकार कर लिया और वो वहां के राजा बन गए। इस प्रकार से क्या है दोस्तों, हरित ऋषि की जो भी भविष्यवाणी थी वो सही साबित हुई। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले नागदा कहां पर है दोस्तों, उदयपुर में, इसको अपनी राजधानी बनाया। यानी चित्तौड़ के राजा बने थे। चित्तौड़ आपका कहां पर पड़ता है, उस समय में मेवाड़ रियासत के अंतर्गत पड़ता है। उसमें क्या किया था दोस्तों, जैसे उन्होंने कैपिटल कहां बना दी, अपनी नागदा बना दी थी, और इन्होंने वहां पर एकलिंग मंदिर की वहां पर दोस्तों स्थापना की थी। जैसा कि आप जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, तो मेवाड़ के जितने भी राजा थे ये कैसे स्वयं को किसका दीवान मानते थे, स्वयं को एकलिंग महादेव का, एकलिंग भगवान का
एकलिंग भगवान को अपना राजा मानते थे और स्वयं को उनको अपने दीवान मान के चलते थे, उन्हीं के नाम से वहां पर शासन करते थे। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले किसका निर्माण कराया? एकलिंग मंदिर का निर्माण कराया दोस्तों। इसके अलावा इनकी और जैसे कुछ चीजें हैं, उपलब्धियां हैं। इन्होंने एक स्वर्ण सिक्के यानी सोने के सिक्के चलाए, जिसका वजन आपका कितना था? 115 ग्राम। तो इन्होंने स्वर्ण सिक्के चला दिए, मंदिर बनवा दिया स्थापत्य की दृष्टि से। इसीलिए इन्हें क्या है कि काफी सारी उपाधियां भी दी गई थी। इनकी उपाधियों में आप देखते हैं हिंदू सूरज की उपाधि है। जैसा कि आप जानते हैं ये सूर्यवंशी थे और चंद्रवंशी को बोलते हैं, और हिंदू होने के कारण इन्होंने अपने आप की उपाधि, जो उपाधि दी गई थी इन्हें, हिंदू सूरज की उपाधि दी थी। इसके अलावा इन्हें राजगुरु की उपाधि दी गई थी, चक्रवे की उपाधि दी गई थी, यानी चारों दिशाओं को जीतने वाला। यहाँ चक्रवे का क्या अर्थ है? चारों दिशाओं को जीतने वाला। इस प्रकार से दोस्तों कालभोज की काफी उपलब्धियां रही और इन्होंने चित्तौड़ में वास्तविक रूप से मेवाड़ रियासत की स्थापना कर दी थी दोस्तों। अभी हम आगे चलते हैं। इन्होंने शासन करते रहे इसमें लगभग 1000 ईस्वी के आसपास। अल्लट या आलू रावण नाम से एक राजा हुए यहाँ पर। वो क्या किया था दोस्तों? जैसा कि आपको पता है पहली कैपिटल हमारे यहाँ थी जो कालभोज ने कहाँ पर बनाई थी? नागदा। लेकिन उन्होंने नागदा की जगह अपनी दूसरी कैपिटल बना ली थी, उसको थी आहड़। आहड़ जैसा कि जानते हैं आप, आहड़ सभ्यता के बारे में पढ़ा था, इन्होंने उसी आहड़ को अपना राजधानी बनाया। इसके अलावा अल्लू राजा के बारे में और कहा जाता है, जैसे इतिहासकार लिखा हुआ है, इन्होंने बड़ा मंदिर का निर्माण कराया था। तो दोस्तों कभी क्या होती है, जैसे कुछ छोटी छोटी चीजें, जैसे अभी क्या सीधा क्वेश्चन आ गया कि मेवाड़ में बड़ा मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो आपका क्वेश्चन सीधा सीधा उसमें विकल्प दे दिया, अल्लट, कालभोज, सांगार, रणसिंह, कुछ भी दे दिया। तो इसमें ये छोटी छोटी चीजों को भी आपको नोट डाउन करना है और प्रॉपर नोट्स बनाने हैं दोस्तों। इसके अलावा इन्होंने नौकरशाही की भी यहाँ पर स्थापना की थी। नौकरशाही किसने प्रचलित की थी? वहां पे अल्लट या आलू रावल ने वहां पर प्रचलित की थी मेवाड़ रियासत के अंतर्गत। इसके अलावा इनकी जो, क्योंकि उस समय में क्या थे? हूण थे दोस्तों, तो हूण के साथ इन्होंने अपने वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए थे। उन वैवाहिक संबंधों में आपके हरिया देवी जो कि हूण राजकुमारी थी, उसके साथ विवाह भी किया था। इस प्रकार से अल्लू या अल्लट की उपलब्धियां हैं मेवाड़ के अंतर्गत। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे जानते हैं हम रणसिंह का काल। रणसिंह के काल में कोई जैसे विशेष उपलब्धि नहीं है रणसिंह जी की, लेकिन इनके काल में दो चीजें घटित हुई थी। एक तो क्षेम सिंह इनके पुत्र थे, एक राहब पुत्र थे। क्षेत्र सिंह ने क्या किया? रावल शाखा जो कि चित्तौड़ में है, चित्तौड़ कहां पर है? जैसे कि आपको पता है यहाँ पर है, चित्तौड़ में रावल शाखा की स्थापना की। यानी इसके बाद जो भी राजा होंगे वो रावल कहलाएंगे और रावल शाखा से जुड़े थे चित्तौड़ में। लेकिन वहीं पर राहब जो भी इनके पुत्र थे, उन्होंने क्या है? राणा शाखा की स्थापना की थी। ये कहां पर की थी? आगे सिसोदा ग्राम में। तो दोस्तों ये सिसोदा ग्राम आगे जो आप जानेंगे जब हम हमीर देव के यहाँ पहुंचेंगे। हमीर देव ने क्या किया था? इसी सिसोदा ग्राम में सिसोदिया वंश की स्थापना की थी। अभी ये वंश कौन सा है? हम जब यहाँ से और रतन सिंह तक पढ़ेंगे, ये हमारा गोहिल वंश है। इसके आगे हम चर्चा करेंगे जब आपको बताऊंगा मैं आपको कि यहाँ से चलेंगे हम सिसोदिया वंश में चलेंगे, और ये यहाँ पर आपके मेवाड़ में गोहिल वंश की समाप्ति हो जाती है। तो दोस्तों क्षेम सिंह ने आपकी रावल शाखा की स्थापना कर दी चित्तौड़ में। वहीं पे राहब द्वारा राणा शाखा की स्थापना कर दी आपकी, जो कि कहां पर की थी? सिसोदा ग्राम में। अब आगे चलते हैं दोस्तों, हम 13वीं सेंचुरी के आसपास पहुंचते हैं। तो यहाँ पर देखो दोस्तों जैत्र सिंह है। जैत्र सिंह का काल है आपका 1213 से लेके 1252 ईस्वी तक। अभी अगर आप देखना चाहें तो जब हम कहां पर पहुंचते हैं, भारत की ओर देखते हैं, तो भारत में इसी समय में 1210 से लेके 1236 तक आपका काल था दोस्तों इल्तुतमिश का। जैसा कि आपको पता है मोहम्मद गौरी वहां से वापस जाता है। मोहम्मद गौरी एक आक्रमणकर्ता के रूप में यहाँ और इस्लाम की स्थापना के उद्देश्य से यहाँ पर आते हैं। उन्होंने क्या किया? यहाँ पर आके 1206 में जैसे उनको किसी कारण से उनकी समस्या होने के कारण वापस लौट जाते हैं।
लेकिन उन्होंने अपने गुलाम को, जिसका नाम क्या था दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या करते हैं, वहां का राजा बना देते हैं। यानी अगर आप दिल्ली की बात करें, आप सेंट्रल को दिल्ली मान सकते हैं और इसको एक राज्य के रूप में मान के चले वर्तमान में। तो सेंट्रल में कौन है, जैसे वर्तमान में मोदी जी हैं, और जैसे राजस्थान की बात करें तो अशोक गहलोत जी हैं। उसी प्रकार से आप ऐसे हाइपोथेटिकली सोच के चल सकते हैं कि उस समय में जैसे कौन थे, उस समय में आपके थे इल्तुतमिश। पता ही होगा कि इल्तुतमिश से आपके क्या है कि कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कुतुबुद्दीन जैसे 1206 से 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक रहे। उसके बाद इल्तुतमिश थे। इल्तुतमिश ने क्या किया था, इन्होंने साम्राज्यवादी नीति अपनाई थी। साम्राज्यवादी नीति के कारण इन्होंने क्या किया था कि बहुत सारे क्षेत्रों पे आक्रमण करना स्टार्ट किया था। तो उनमें से एक थी आपकी मेवाड़ रियासत, और मेवाड़ में उस समय में आपके कौन से राजा थे दोस्तों, जयद्रथ सिंह। और जयद्रथ सिंह का काल ये है, और इल्तुतमिश का काल आपको बताया था कि इल्तुतमिश का आपका काल है तो 1210 से लेके 36 तक। इसके बाद इल्तुतमिश के इसके उत्तराधिकारी हुए थे। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको ऐसा करूंगा कि कंप्लीटली जो भी राजस्थान के जितने भी ये हैं रियासत हैं, इनके कंटेम्परेरी में जितने भी भारत के अंतर्गत जितने भी राजा हुए थे उनकी आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करा दूंगा दोस्तों। उसको मैं टेलीग्राम या हमारे फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पे मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा दोस्तों। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहां से हमारे साथ जुड़ के इसके बारे में जो भी नोट्स हैं आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अब हम आगे बात करते हैं जयद्रथ सिंह के बारे में। तो जयद्रथ सिंह और इनके मध्य क्या हुआ था दोस्तों, भूतला का युद्ध हुआ था। ये भूतला का युद्ध हुआ था, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है जैसे जय सिंह सूरी की अमीर मद मर्दन से इसके बारे में जानकारी मिलती है। वहीं पर गोपीनाथ शर्मा, इसको क्या कहते हैं, गोपीनाथ शर्मा ने इनका जो कार्यकाल है 1221 से 29 के मध्य बताया है। तो इसके थोड़े से कार्यकाल में इसके जो समय है समयावधि में थोड़ा सा बहुत डिफरेंस मिलता है, लेकिन ये फिक्स है कि हाँ भूतला का युद्ध हुआ था, वो आपके जयद्रथ सिंह और इल्तुतमिश के मध्य हुआ था। उसमें दोस्तों इल्तुतमिश युद्ध को हार गए थे और जयद्रथ सिंह युद्ध को जीत गए थे। एकमात्र युद्ध ऐसा था जिसमें इल्तुतमिश की हार हुई थी, अन्यथा इल्तुतमिश ने काफी सारे क्षेत्रों पे अपना अधिकार कर लिया था। तो दोस्तों कभी भूतला युद्ध की बात होती है तो भूतला युद्ध में आपको हमेशा ये याद रखना है कि जयद्रथ सिंह और किस किस के मध्य हुआ था, इल्तुतमिश के मध्य हुआ था, जिसको जयद्रथ सिंह द्वारा जीत लिया गया था। जयद्रथ सिंह की जो काल था इस समय में यानी मेवाड़ रियासत का स्वर्ण युग कहलाता है। और इसके बारे में और सारी जैसे इन्होंने क्या किया था, जैसे आपको पता ही होगा कि नागदा थी, नागदा को इल्तुतमिश ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। हालांकि युद्ध कौन जीते थे, युद्ध जीते थे आपके जयद्रथ सिंह, लेकिन नागदा को उन्होंने नष्ट कर दिया था। नष्ट करने के कारण इन्होंने क्या किया था दोस्तों, इन्होंने चित्तौड़ को अपनी नई राजधानी बना दिया। तो कभी भी जैसे कुछ चेंज हुआ करे दोस्तों तो उसको आपको हमेशा हाईलाइट करना है, क्योंकि आपकी सबसे पहली राजधानी कौन सी थी, नागदा थी। नागदा किसने बनाई थी, आपकी कालभोज ने बनाई थी। वहीं पर अल्लट आलू राजा ने अपनी दूसरी राजधानी के रूप में आहट बनाई थी। लेकिन जयद्रथ सिंह ने क्या किया था, चित्तौड़ को नई राजधानी बनाया था नागदा की जगह। तो कभी ऐसा अगर क्वेश्चन आता है सीधा सीधा तो आप उसको कर पाने में सक्षम हो पाएंगे दोस्तों। अभी हम बात करते हैं, आगे चलते हैं तो समर सिंह जी के बारे में बात करते हैं। समर सिंह है, उनका जो हमारा समयावधि है वो है 1267 से लेके 1302 ईस्वी तक। दोस्तों ऐसा नहीं है कि जो बीच में गैप होता है तो इसमें क्या है कि विशेष उपलब्धि नहीं होती है या कोई राजा नहीं होता है कभी कभी। तो दूसरी तरफ जैसे काफी कारण हो सकते हैं उसके, तो हमें क्या है, हमें तो मुख्य चीजों पे ध्यान देना है। जैसे कि हमें अब समर सिंह की बात करेंगे। समर सिंह जैसे यहाँ से 52 से 67 तक कोई जैसे राजा नहीं है, राजा नहीं है ऐसा नहीं है दोस्तों, राजा है लेकिन हमने यहाँ पर क्या है उसको इंडिकेट नहीं किया है। तो समर सिंह के बारे में हमें जानकारी जैसे मिलती है तो समर सिंह ने के काल की कोई विशेष घटना नहीं है, लेकिन इसके बारे में इसके जो पुत्र थे इनमें क्या था दोस्तों, इनका जो कुंभकर्ण नाम से पुत्र था वो नेपाल चला गया। जैसा कि आप जानते हैं भारत से ऊपर नेपाल है। नेपाल जाके उन्होंने क्या किया था, इन्होंने वहां पर रावल शाह का
या फिर नेपाल में गोहिल वंश की स्थापना कर दी थी। ये कौन थे दोस्तों? आपके कुंभकर्ण नाम से थे, इनके पिता थे समर सिंह, और जो दूसरे पुत्र थे रतन सिंह, जो कि वहां के चित्तौड़ के राजा बने। अब हमें ये जानना सबसे जरूरी हो जाता है रतन सिंह के बारे में, क्योंकि रतन सिंह ही यहाँ से जो मुख्य कड़ी है यहाँ से चित्तौड़ की, वो रतन सिंह से शुरू होती है। क्योंकि रतन सिंह, और जैसा कि आपको पता है अलाउद्दीन खिलजी नाम, खिलजी के मध्य काफी भयंकर युद्ध हुआ था। लेकिन उससे पहले अब मैं दोबारा से बताना चाहूंगा, अभी इल्तुतमिश यहाँ से चले जाते हैं तो हम कहाँ पे पहुंच गए दोस्तों? 1302 ईस्वी के आसपास पहुंच गए। अब ये है ऐबक, ऐबक के बाद इल्तुतमिश के अधिकारी आए थे। उसके बाद क्या थे दोस्तों? बलबन आए, और बलबन के बाद आए थे आपके, ये थे 1266 से लेकर 87 तक। बलबन के बाद आए थे आपके खिलजी वंश। खिलजी वंश में सबसे पहले जो थे वो थे आपके जलालुद्दीन खिलजी। इसके बाद जो मुख्य थे वो थे हमारे अलाउद्दीन खिलजी। हमें यहाँ मुख्य जो उद्देश्य हमारा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, अलाउद्दीन खिलजी का जो कार्यकाल था वो इनके कंटेम्परेरी था, रतन सिंह के कंटेम्परेरी था। और जैसा कि आप जानते हैं, जब भारत का इतिहास पढ़ेंगे या कभी पढ़ा होगा, तो भारत के इतिहास में जब अलाउद्दीन खिलजी पढ़ते हैं तो उन्होंने साम्राज्यवादी नीति को अपनाया था। साम्राज्यवादी नीति के तहत उन्होंने सारे क्षेत्रों को जीतना शुरू किया था। इसी में से एक क्षेत्र था आपका मेवाड़ रियासत। अब मेवाड़ रियासत के अंतर्गत दोस्तों हम जानते हैं रतन सिंह का जैसे कार्यकाल इनका 1302 से लेकर 1303 के बीच में है। जब अलाउद्दीन खिलजी वहां से अपनी सेना लेके आ रहे हैं, इन्होंने क्या है, बेड़च और गंभीरी नदी के अंतर्गत अपना डेरा डाल लिया। अब वो डेरा डाला, ये कब आए थे? लगभग जनवरी फरवरी के मध्य। कहां पर आ गए थे? चित्तौड़ पे आक्रमण करने के लिए आ गए थे। इसकी जो मूवी बनी है दोस्तों, जैसे पद्मावत मूवी है, उसमें भी ये दिखाया गया है। आप उसे देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें उसमें बताई गई हैं। तो आप उससे क्या है कि एक मेंटल मैप क्रिएट हो जाएगा। तो इसके बारे में आप बताते हैं। तो जो रतन सिंह है, रतन सिंह जब अलाउद्दीन खिलजी युद्ध करने के लिए आ रहा था, तो इन्होंने क्या किया था? मान लो ये मेवाड़ है, यहाँ से दिल्ली से आए, दिल्ली से आके यहाँ पर एक डेरा डाल लिया, और यहाँ से क्या किया कि यहाँ से आने वाली जितनी भी रसद सामग्री है इसको इन्होंने यहीं से रोक दिया। अब यहाँ से रोक दिया तो यहाँ पर क्या है, धीरे धीरे रसद सामग्री की समस्या होने लगी थी। इसकी हमें जानकारी कहां से मिलती है? अगर बात करें तो इसके हमारे दो मत हैं। एक है अमीर खुसरो, जो कि उस समय में अलाउद्दीन खिलजी के साथ आए थे, और दूसरी हमारी मलिक मोहम्मद जायसी का मत। मलिक मोहम्मद जायसी जो कि पद्मावत की रचना की थी, लेकिन ये रचना कब की थी? लगभग 1540 के आसपास, जो कि सूर साम्राज्य के अंतर्गत की थी दोस्तों। तो अब हम अमीर खुसरो के मत के अनुसार इन्होंने क्या कहा, जैसे रतन सिंह आए, अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर आते हैं, अलाउद्दीन खिलजी क्या करते हैं, इस पे आक्रमण करते हैं, और 7 या 8 महीने तक क्या करते हैं, वहां पर डेरा डाले रहते हैं। डेरा डाले के बाद में अंततोगत्वा क्या करते हैं दोस्तों, वहां पर रसद सामग्री की कमी हो जाती है। इसीलिए वहां पर क्या करते हैं, वहां के राजा रतन सिंह है, उन्होंने क्या किया, वो केसरिया बना पहन के युद्ध में निकल पड़ते हैं। इनके साथ ही और कौन थे आपके, गोरा, इनके दो सेनापति थे, किनके थे दोस्तों, ये आपके रतन सिंह के सेनापति थे वो। अब आप यहां पर रानी पद्मिनी को भी साथ ही देख सकते हैं। इनका नाम था दोस्तों गोरा और बादल। ये क्या थे, एक तो पद्मिनी जी का क्या था, भाई थे, और एक क्या था, दूसरे चाचा थे दोस्तों। तो ये पद्मिनी, अब ये पद्मिनी की हम कहानी देखेंगे किसके अंतर्गत दोस्तों, आपके मलिक मोहम्मद जायसी के मत के अकॉर्डिंग। लेकिन इनके मत के अकॉर्डिंग हम क्या जानते हैं कि अमीर खुसरो आए, अमीर खुसरो इनके साथ आए अलाउद्दीन खिलजी के साथ, अलाउद्दीन खिलजी ने इन पे आक्रमण किया।
आक्रमण करने के बाद काफी 7 या 8 महीने तक यहाँ पर डेरा डाले रखा। डेरा डालने के बाद इन्होंने क्या किया, रतन सिंह ने, महाराजा रतन सिंह ने क्या किया कि केसरिया बाना पहन के युद्ध में उतर गए और ये वीर गति को प्राप्त हुए। उसके साथ ही रानी पद्मिनी ने क्या किया, लगभग 1600 रानियों के साथ जौहर किया, यानी अग्नि में दफन हो गई। इसके साथ ही ये मत है किसका दोस्तों, अमीर खुसरो का। अब हम जानते हैं मलिक मोहम्मद जायसी का, जो कि पद्मावत हैं, जो कि एक मूवी बनी है उसमें भी यही मत दिखाया गया है। मलिक मोहम्मद जायसी ने इसमें पद्मावत में बताया गया है कि राणा जो रतन सिंह थी, रतन सिंह की एक रानी थी। रानी के बारे में महाराजा रतन सिंह ने हीरामन तोते की एक कहानी सुनी है कि हीरामन तोते ने राजा रतन सिंह को यह बताया था कि सिंगल द्वीप है, यानी श्रीलंका में एक इस प्रकार की खूबसूरत लेडीज है जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तो इससे मोहित होके महाराजा रतन सिंह ने क्या किया, वहां पर संदेशा भिजवाया और उनसे बाद में शादी भी की थी। उनका नाम था आपका पद्मिनी। ये कहाँ की रानी थी, सिंगल द्वीप की, जो वर्तमान में कहां पर है दोस्तों, श्रीलंका में। अब मलिक मोहम्मद जायसी आगे कहते हैं कि इनके बारे में एक राघव चेतन नाम का एक व्यक्ति था जो कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में गया। अलाउद्दीन खिलजी को बताया कि इस प्रकार से, यानी एक रानी है जो कि इतनी रूपवती है जिनके रूप का बखान करना संभव नहीं है। तो इसी आकांक्षा को, एक मत ये, इसी आकांक्षा को यानी रानी पद्मिनी को पाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली से रवाना होता है, मेवाड़ पे आक्रमण करते हैं। सबसे पहले वो ये शर्त रखते हैं कि आप हमें पद्मिनी दे दीजिए, हम चले जाएंगे। लेकिन जैसा कि आप जानते ही हैं, महाराणा की आन बान शान होती है ये सारी चीजें, उन्होंने इस चीज को मना कर दिया। जब मना कर दिया तो बाद में उन्होंने जैसा किया कि आगे इनकी रसद सामग्री रोक दी और उन पर आक्रमण कर दिया। उसी के परिणाम स्वरूप राणा रतन सिंह ने भी उन पर आक्रमण कर दिया। उस युद्ध में राणा रतन सिंह की हार होती है और अलाउद्दीन खिलजी की जीत होती है। और रानी पद्मिनी क्या करती है, 16 से अन्य रानियों के साथ या दासियों के साथ अग्नि में दफन हो जाती हैं या जौहर कर लेती हैं। तो जो रानी जो मरती है उसको हम कहते हैं, रानी ने जो किया था वो सती हुई, उसको हमने कहा जौहर। और जो केसरिया होता है, केसरिया होता है आपका जब महाराणा या अन्य लोग होता है केसरिया सावा पहन के युद्ध क्षेत्र में निकल जाते हैं जहां पर मौत की संभावना है, मौत की आशंका बहुत ज्यादा होती है, उसी को कहते हैं हम केसरिया। इन दोनों को मिला के हम कहते हैं साका। इस प्रकार से चित्तौड़ का पहला साका आपका कहां पर हुआ था, 1302 या 3 ईस्वी के आसपास हुआ था दोस्तों। तो ये रही रानी पद्मिनी की कहानी। अब क्या करते हैं अलाउद्दीन खिलजी, क्या करते हैं, यहां से वापस चले जाते हैं और इसको किसको दे जाते हैं, चित्तौड़ का नाम कर देते हैं वो खिजराबाद। क्या नाम कर देते हैं दोस्तों, खिजराबाद नाम से चित्तौड़ का नया नाम कर देते हैं। वो किसके नाम पे किया था, अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पे इसका नाम खिजराबाद रख दिया था दोस्तों। अब खिज्र खां क्या करते हैं, ये लगभग 1303 से लेके 1313 तक यहाँ पर शासन करते हैं। इसके बाद ये क्या करते हैं, जालौर के सोनग्रा चौहान, उनका नाम है आपका मालदेव। मालदेव को यहाँ की शासन की बागडोर संभाल देते हैं और यहाँ पर मालदेव शासन करते हैं। फिर इस प्रकार से ये कहानी हमारी यहाँ पर रतन सिंह की समाप्त होती है। और ये क्या है दोस्तों कि रावल शाखा यहीं पे समाप्त होती है। अब हम आगे चर्चा करेंगे, वो इसमें सिसोदिया वंश की चर्चा करेंगे जो कि इसकी आगे की कड़ी है। हम उसको शुरुआत करेंगे मालदेव सोनग्रा से, आगे लेके वहां से चर्चा करेंगे दोस्तों। इस प्रकार से हमारा ये क्रम है कि यानी राजाओं की ये श्रेणी बना के आप उसकी चर्चा करते रहेंगे। और इसके अलावा जो भी इसकी, मैंने पहले भी कहा था कि इसकी जो टाइम टेबल है या टाइम पीरियड है, कंटेम्प्रेरी टाइम इंडिया के साथ इसकी मैं आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर हमारे
बेगुरुकुल फेसबुक पेज पे मैं इसे अपलोड कर दूंगा दोस्तों। इसकी जो पीडीएफ है आप हमारे साथ इससे जुड़ सकते हैं दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।